प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में आज हम पाठ का अध्ययन करेंगे। उस पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र और ये आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग का पहला पाठ है। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारा लोकतंत्र। ये पाठ हमारे देश की शासन व्यवस्था से संबंधित है। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट लिया है। आज इस पाठ के पहले भाग में हम लोकतंत्र के अर्थ को समझेंगे, लोकतंत्र के आधार के विषय में जानेंगे और साथ ही लोकतंत्र के पहले आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखें कि आज की कक्षा में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आज की कक्षा में हम सबसे पहले लोकतंत्र शब्द के अर्थ को जानेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है इससे भी परिचित होंगे। लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में कब और कैसे की गई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा मौलिक अधिकार और तीसरा आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका। आज की कक्षा में हम पहले आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विषय में विस्तार से बात करेंगे। अन्य 2 आधारों को हम अगले भागों में पढ़ेंगे। इस पाठ के अगले भागों में हम अगले 2 आधारों को पढ़ेंगे। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, इनको भी हम अपनी आज की कक्षा में जानेंगे। चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और उसमें क्या क्या चरण होते हैं, इन्हें भी जानेंगे। साथ ही चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी हम परिचित होंगे। तो फिर चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज लोकतंत्र को जानने के लिए हम आपको अपने साथ अपने गांव ले चलेंगे। गांव में हमारी काकी प्रधान हैं और हमारी काकी पहले स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं। हमारे गांव में रोज चौपाल लगती है और देखिए आज भी चौपाल लगी हुई है और काकी गांव वालों को कुछ बता रही हैं। हम भी वहां चलते हैं और चौपाल में हिस्सा लेंगे और जानेंगे कि काकी आज लोकतंत्र के बारे में क्या बता रही हैं। तो चलिए बच्चों, हम भी वहां चलकर बैठें और चौपाल में हो रही बातों को सुने। काकी वहां पर बता रही हैं कि गांव वालों को उन्होंने बताया कि देखो, अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप बिना किसी से डरे और बिना किसी संकोच के काकी को बता सकते हैं, जिससे काकी उन सारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा देंगी और फिर उन समस्याओं का निदान किया जा सकेगा। सभी गांव वाले बड़े ध्यान से काकी की बात को सुन रहे थे। तभी हरिया काका के मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा, काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? भला हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया काका ने काकी से पूछा। काकी ने जवाब दिया कि हरिया, अब कोई ये राजाओं का जमाना नहीं है और ना ही अब हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब तो हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हमारी सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। सभी गांव वाले ध्यान से काकी की बातों को सुन रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। उनके लिए तो ये लोकतंत्र शब्द नया था। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए। सभी लोग सोच रहे थे, तभी रामवती काकी ने पूछ ही लिया कि काकी, ये लोकतंत्र क्या है? सभी बोल पड़े, हाँ काकी, ये लोकतंत्र शब्द क्या है? काकी ने कहा, हाँ, हम बताते हैं। काकी समझ गई कि केवल रामवती काकी ही नहीं बल्कि सभी गांव वाले ये जानना चाहते हैं। उन्होंने लोकतंत्र शब्द को विस्तार से बताया। आइए हम भी जानें कि काकी ने क्या बताया। काकी ने बताया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। लोक का अर्थ यहाँ पर लोगों से है और तंत्र का अर्थ है शासन या व्यवस्था। तो लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें।
लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के सभी लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। सभी को अपनी बात कहने का हक होता है। परंतु ये भी है कि यदि सभी लोग एक साथ अपनी बात कहना शुरू कर दें तो हम किसी की भी बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सभी लोग मिलकर अपने एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं जो उनकी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहा जाता है। सभी लोग ध्यान से काकी की बातों को सुन रहे थे। काकी ने भी अपना बताना जारी रखा। उन्होंने बताया कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क का अर्थ है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से ही बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की राय यानी कि किसी की भी व्यक्तिगत राय महत्व नहीं रखती, बल्कि सभी लोगों की मिलीजुली सामूहिक निर्णय जो लिया जाता है वह ही महत्व रखता है। इस प्रकार हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है। ये सब सुन के हरिया काका के मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने काकी से पूछा, तो काकी हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कब से है? ये सुनकर काकी को अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की याद आ गई। उन्होंने बताया कि हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय ही पड़ गई थी, जब हमारे देश के लोग अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय कारण ये था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष में देश के सभी जवान, बच्चे, बूढ़े सभी ने मिलकर सक्रिय भागीदारी निभाई थी, और उसी समय से देश में लोकतंत्र की नींव पड़ गई थी। काकी ने आगे बताया कि पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे तब वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उनका बेटा राजा बनता था और वो भी इसी परंपरा का निर्वहन करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। आम जनता को कानून बनाने में या लागू करने में शामिल नहीं किया जाता था, परंतु सभी को उन कानूनों को पालन करना पड़ता था। तभी से हमारे नेताओं के मन में ये भावना आने लगी थी कि देश का शासन लोगों के हाथों में ही होना चाहिए। ये परंपरा बहुत दिनों तक चलती थी कि राजा राज करते थे, उसके बाद उनका बेटा राज्य करता था और वही लोग नियम कानून बनाते थे और उनका पालन सबको करना पड़ता था। परंतु जब हमारे देश के नेताओं में ये भावना आई कि हमारे देश का कानून हमारे देश के लोगों के ही हाथों में होना चाहिए, तभी से लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसी के बाद हमें लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। सभी लोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में भाग लेते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान को लिखने वाले अर्थात उसका निर्माण करने वालों को भी लोगों ने ही चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और उनको चलाने के लिए नियम कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उन लोगों को भी मानने होते हैं जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। हमारे देश का कानून किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करता।
यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार ही सजा भी मिलती है। हमारे देश में केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था गांव के स्तर तक पहुंच गई है। जैसा इस चित्र में दिख रहा है, हमारे देश में एक केंद्र सरकार कार्य करती है। इस केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होती है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। राज्य सरकार के अंतर्गत भी प्रत्येक गांव के स्तर तक स्थानीय स्वशासन कार्य करता है। बच्चों, आप लोग पिछली कक्षाओं में स्थानीय स्वशासन के विषय में पढ़ चुके हैं। ये स्थानीय स्वशासन गांव के स्तर पर कार्य करता है। इसका अर्थ है स्थान विशेष के लोगों द्वारा किया जाने वाला अपना शासन। इसमें गांव के लोग मिलकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि गांव की भलाई के लिए और गांव की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। साथ ही ये प्रतिनिधि गांव की प्रत्येक समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे गांव की समस्याओं को दूर किया जा सके और गांव की उन्नति की जा सके। इस प्रकार से हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन सभी जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है। सभी लोग काकी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी को लोकतंत्र अच्छी तरह समझ में भी आ रहा था। पर तभी शबनम काकी ने पूछा कि काकी, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र की ऐसी क्या पहचान है कि हम कहें कि हाँ, हमारे देश में लोकतंत्र है? काकी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी ये जानना भी चाह रहे थे। काकी ने बताया कि लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें लोकतंत्र के आधार कहा जाता है। लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का पहला आधार। लोकतंत्र का दूसरा आधार है मौलिक अधिकार और लोकतंत्र का तीसरा आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका। यदि किसी देश की शासन व्यवस्था में ये तीनों आधार सम्मिलित हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। और अगर हमारे देश में शासन व्यवस्था में ये आधार हैं तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इन तीनों आधार को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है और ये प्रतिनिधि निर्वाचन या चुनाव के द्वारा आम जनता में से ही चुने जाते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है। पूरे देश में से सभी की राय लेना और उनका मत जानना एक बड़ा काम है और इसीलिए हमारे संविधान के द्वारा इस पूरे काम को करने के लिए, अर्थात इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ये निर्वाचन आयोग पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराता है। आइए इसके बारे में जानें। निर्वाचन आयोग, हमारे देश का निर्वाचन आयोग हमारे संविधान द्वारा स्थापित किया गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग के कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों, अर्थात जिस समय हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं और मतदाता अपना मत दे रहा हो तो उसके ऊपर किसी तरह की बाध्यता ना हो। वह स्वतंत्र होकर बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छा से अपना मत दे सके। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है। वो ये निर्धारित कर देता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक प्रत्याशी या उम्मीदवार कितना खर्च चुनाव में कर सकते हैं। प्रत्याशी या उम्मीदवार वह व्यक्ति होते हैं जो किसी राजनीतिक दल की तरफ से चुनाव में भाग ले रहे होते हैं या चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो चुनाव आयोग सभी खर्चे की सीमा निश्चित कर देता है
और सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उसी व्यय सीमा के भीतर ही अपना चुनावी खर्च करना होता है। ये आवश्यक होता है कि वो इस नियम का पालन करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त मात्रा में पुलिस और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये सभी मिलकर आपस में एक दूसरे के सहयोग से पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराते हैं। चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर चुनाव आयोग व उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय विवाद में जो भी निर्णय देते हैं वो सभी राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को और आम जनता को, सभी को वो निर्णय मानने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है। जैसा हमने बात की कि हमारे देश में सभी की राय लेना और सबका मत जानना एक बड़ी प्रक्रिया है, इसीलिए चुनाव प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं। चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण है मतदाता सूची का निर्माण करना। मतदाता सूची का निर्माण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची का निर्माण कराया जाता है। इस मतदाता सूची में उस निर्वाचन क्षेत्र के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए जाते हैं और उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। मतदाता सूची का निर्माण करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मूल वंश का हो, लिंग का हो, अगर वह 18 वर्ष से ऊपर का है तो उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल किया जाता है। ये उसका अधिकार है और इसे उससे कोई नहीं ले सकता। इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची बनाई जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। निर्वाचन आयोग पूरा चुनाव कार्यक्रम देता है कि किस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी या उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक नामांकन पत्र के द्वारा चुनाव कार्यालय में जाकर अपना नामांकन दाखिल कराते हैं। इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है कि वे अपना नाम चुनाव कार्यालय में जाकर दाखिल करा लें। चुनाव कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी नामांकन पत्रों की चुनाव अधिकारी जांच करते हैं। जांच के बाद उम्मीदवारों की एक अंतिम सूची जारी की जाती है। इस अंतिम सूची के जारी होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू होता है। सभी उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले तक किया जाता है और मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। मतदान वाले दिन सभी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र ले जाकर अपना मत दे सकते हैं। मतदान केंद्र पर जाते हैं और अपना मत देते हैं। मतदाता पहचान पत्र एक प्रकार का पहचान का कागज होता है जो निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को प्रदान किया जाता है। इसे अंग्रेजी में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, EPIC, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इस मतदाता पहचान पत्र में मतदाता की फोटो लगी होती है और उसका सभी विवरण लिखा रहता है। एक तरह से ये उसके पहचान का कागज है और इसे दिखाकर वो मतदान केंद्र पर अपना मत दे सकते हैं। मतदान करने के लिए मतपत्र या EVM का प्रयोग किया जाता है। पहले हमारे देश में मतपत्र के द्वारा मत लिए जाते थे, परंतु वर्तमान समय में अब EVM का प्रयोग होने लगा है। EVM का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके द्वारा सभी का मत लिया जाता है। मतदान होने के बाद
मतदान के पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं कि कहाँ पर मतगणना की जाएगी। पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पर मतगणना की जाती है। मतगणना का अर्थ है लोगों द्वारा दिए गए मतों की गिनती करना। मतगणना के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट या सबसे ज़्यादा मत मिले होते हैं उसे विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाता है। आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि ये आदर्श आचार संहिता क्या है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची होती है, जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करना होता है। आइए अब कुछ हम जानें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। काकी ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस तरह की एक डिब्बे नुमा मशीन होती है। इसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह के सामने नीले रंग का एक बटन होता है। इस बटन को दबाने से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया जा सकता है। इस नीले बटन को केवल एक ही बार दबाया जा सकता है। इस प्रकार इससे एक व्यक्ति केवल एक ही बार वोट दे सकता है। मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए एक और मशीन जोड़ी जाने लगी है, जिसे वीवीपैट कहते हैं, जिसका अर्थ है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। इसके द्वारा एक पर्ची मिलती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसे उस मतदाता ने अपना वोट दिया होता है, और इस प्रकार से ये एक तरह से उसके वोट की पुष्टि करती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा वोट डाले जाते हैं। मतपत्र और ईवीएम दोनों में ही अंत में एक और विकल्प होता है जिसे कहते हैं नोटा। नोटा नन ऑफ द अबव, जिसका अर्थ है इनमें से कोई नहीं। यदि जितने भी उम्मीदवार या प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मतदाता को उनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो वो अपना मत नोटा को दे सकता है, जो ये बता देता है कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी मतदाता को पसंद नहीं है। इस प्रकार पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। काकी ने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं। सभी ने ध्यान से बातों को सुना। गांव वाले और भी जानना चाहते थे, लेकिन रात हो रही थी। काकी ने कहा कि अब हम आगे की बातें कल की चौपाल में बताएंगे, और सभी ने मिल करके ये कहा कि चलिए काकी, ठीक है, हम कल जानेंगे। और इस तरह से चौपाल समाप्त हुई। बच्चों, हम भी एक बार देख लेते हैं कि आज की चौपाल में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने लोकतंत्र के अर्थ को जाना। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के सभी लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी होती है। हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना संविधान द्वारा की गई है, और इसके लिए हमारे देश के सभी वयस्क अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं। हमारे देश में केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार के विषय में हमने जाना। पहला आधार है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा आधार मौलिक अधिकार, और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें से पहला आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विषय में हमने आज विस्तार से जाना। काकी ने बहुत विस्तार से चुनाव के विषय में बताया। पूरी चुनाव प्रक्रिया के विषय में जाना। निर्वाचन आयोग इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराता है। चुनाव प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मतदाता सूची के निर्माण से लेकर और विजयी उम्मीदवार घोषित होने तक इसमें कई चरण होते हैं। इन सभी चरणों को काकी ने आज बहुत विस्तार से बताया और हम सभी ने समझा। हमने मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत डाले जाते हैं, ये भी जाना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में और भी बहुत सी बातें जानी। वीवीपैट और नोटा के बारे में भी हमने जाना। तो बच्चों, ये सभी बातें आपने भी अच्छी तरह समझ ली होंगी। अगली और बातों को जानने के लिए हम भी अगले दिन चौपाल में चलेंगे, लेकिन आज जो बातें सीखी हैं उस पे कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आपने सभी बातों को ध्यान से सुना है, तो फिर इन सबको हल करने में आप भी अपना दिमाग लगाइए।
देखिए हमारे पास कुछ शब्द दिए हुए हैं। कानून, लोकतांत्रिक, निर्वाचन, 18 वर्ष और वोटिंग। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला कथन है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु। हमने बात की थी कि मतदाता सूची का निर्माण करते समय 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का नाम शामिल किया जाता है। तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यहाँ पर हम 18 वर्ष भरेंगे। दूसरा कथन है यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे खाली स्थान के अनुसार सजा मिलती है। हमारे लोकतंत्र में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार ही सजा मिलती है। तो यहाँ पर हम कानून शब्द भर देंगे। तीसरा कथन है संविधान में भारत को देश घोषित किया गया है। हमारा देश में कौन सी शासन व्यवस्था है बच्चों? जी हाँ, लोकतांत्रिक। और हमारे संविधान ने हमारे देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया हुआ है। यहाँ हम लोकतांत्रिक शब्द भरेंगे। चौथा कथन है मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग होता है। आप सभी आराम से समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम वोटिंग शब्द भरेंगे। पांचवा कथन है भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए खाली स्थान आयोग की व्यवस्था है। हमारे देश में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हम निर्वाचन शब्द भर देंगे। बच्चों, ये एक प्रोजेक्ट कार्य है जिसे आप अपने बड़ों की सहायता से कीजिएगा। अपने क्षेत्र से चुने हुए सांसद, विधायक तथा ग्राम प्रधान के संबंध में निम्नवत शीर्षक के अनुसार सूचनाएं एकत्र कीजिए। उनका नाम क्या है, वो किस दल से हैं, मतलब किस राजनीतिक दल से वो भाग ले रहे थे, उनका चुनाव चिन्ह क्या था और उन्होंने किस प्रत्याशी को पराजित किया था। ये सभी बातें आप एक चार्ट पर तालिका बना करके लिखिएगा। बच्चों, आप अब अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा, जिससे आगे की चर्चा में भाग लेने जब हम चौपाल में जाएं तो आपको सभी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएं। तो बच्चों, आज की कक्षा खत्म करते हैं और अगली कक्षा में इसके अगले भाग के साथ चौपाल में भाग लेने के लिए हम फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। पूरे पाठ को दोहरा के अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।